हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी। जो सभी लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला अन्य वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, हम लोग आज नया टॉपिक संख्याओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पे बात करने चल रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले संख्या के लिए हमें डिजिट की जरूरत होती है। उसमें डिजिट जो होते हैं वो टोटल होते कौन हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग हम किसी भी वस्तु की गणना करने में करते हैं उसी को हम लोग अंक या डिजिट कहते हैं। इतना क्लियर है? अब उन्हीं डिजिट की सहायता से हम अन्य संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहली संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आप लोगों को पता भी होगा। जैसा कि कहेंगे कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे हम अनंत तक जाते हैं। और जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर बन जाती है। और प्लस इसमें 0 ऐड कर देना है। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक चलेगा। तो आपको इन दोनों में सिर्फ डिफरेंट क्या है कि 0 अगर ऐड है तो होल नंबर होता है अर्थात पूर्ण संख्या। 0 नहीं ऐड है तो इसका मतलब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज़ की गणना नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये हो गया। और इन्हीं की सहायता से और जो संख्याएं बनती हैं वो क्या बनती हैं? जैसे कि सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों उन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य होती हैं, डिविजिबल होती हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसा कि 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं भी अनंत हैं, इनफिनिटी तक हैं। उसी तरीके से हम विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या क्या है कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो उनको हम विषम, और जो 2 से विभाजित होती हैं उनको हम सम कहते हैं। तो इनमें 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आप चलेंगे इनफिनिटी तक। तो ये आपकी ऑड नंबर विषम संख्या होगी। उसके बाद भाज्य या यौगिक संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, उनमें आप देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होते हैं या जिनका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक डिजिट दिखाई देते हैं उन्हीं को हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहली जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 1 आपका विषम में ऐड होता है, 2 आपका सम भी है और अभाज्य भी है, 3 भी पहली विषम अभाज्य है। लेकिन जो 4 आपकी है ये सबसे पहली भाज्य संख्या है। 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में कम से कम 3 अंक होने जरूरी होते हैं, तो अभी वो आपकी संख्या भाज्य होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। इसके बाद हम देखेंगे तो 4 हो गया आपका, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरीके से आप चलेंगे तो आगे की जो संख्याएं हैं वो आपकी भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग अभाज्य या ऋण संख्या की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर केवल 2 ही डिजिट दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और 1 के 1 से विभाजित हों, उसी को हम अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। इनमें क्या है कि जैसे 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपकी अभाज्य या ऋण संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई पॉइंट बनते हैं कि जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परीक्षाओं में क्या पूछा जा चुका है
उस चीज को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपकी 2 हैं ये सम अभाज्य संख्या होती है। सम अभाज्य केवल 2 ही हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं है जिसको हम और कुछ बोल सकते हैं। तो 2 अकेले ही सम अभाज्य है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम अभाज्य के अंतर्गत आती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका 3 है ये आपकी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि 1 से लेकर के, अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक देखेंगे टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल। उसी तरीके से अगर देखेंगे कि 1 से 50 के बीच में कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक भर में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या क्या आपको पता है, जो खुद से विभाजित हो और केवल 1 से, 2 ही अंक से कटेंगे, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर हम 50 और 100 के बीच के देखेंगे कि 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 25 होती हैं, अब 50 तक 15 हैं, तो 50 से 100 के बीच देखेंगे तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना क्लियर है? अब इसके आगे देखिएगा। देखिए अब क्या है कि आप सभी लोग देखेंगे 25 अभाज्य संख्याएं होती कौन है, तो इतना आप जानिएगा कि 1 से 10 के बीच में अगर देखेंगे, 1 से 10 के बीच देखेंगे टोटल अभाज्य संख्याएं कौन कौन हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अर्थात टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरीके से 10 और 20 के बीच अगर हम देखेंगे तो 10 और 20 के बीच कौन अभाज्य संख्याएं हैं, तो 11 है, 13 है, 17 है और 19। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे 23 है और 29 है, 2 ही अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे 30 और 40 के बीच में देखेंगे टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 31 है और 37 है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 40 से 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 40 और 50 के बीच में कौन होती हैं, 41 है, 43 है और 47 है। तो टोटल देखेंगे 1 से 50 तक भर में जितनी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं सबको हमने लिख दिया है। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15। तो टोटल ये आपकी शुरुआत की 15 अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसके आगे अगर देखना चाहेंगे तो इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 50 और 100 के बीच में कुछ 10 होती हैं, तो कौन कौन होती हैं, तो हम कहेंगे 50 और 60 के बीच अगर देखना चाहेंगे तो 50 और 60 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वह हैं आपकी 53 और 59, 59। उसी तरीके से 60 और 70 के बीच में हम लोग देखना चाहेंगे तो कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं, तो 61 है और 67 है। उसी प्रकार से हम लोग 70 और 80 के बीच में देखना चाहेंगे कि कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपकी 71 है, 73 है और 79 है। उसी प्रकार से 80 और 90 के बीच अगर देखेंगे तो टोटल कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं, तो 83 है, 89 है। उसी प्रकार लास्ट में हम देख लेंगे कि 90 और 100 के बीच में देखेंगे कौन अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 97 होती है, जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इतना आप लोग क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आप देखेंगे कि 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो टोटल 50 और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं इसमें कि 1 से 100 तक क्लियर हो गया है कि टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 15 के बीच में, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या, अब 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या। इतना क्लियर है? अब इसके हम आगे देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं या यौगिक संख्याएं कितनी होती हैं। तो आप सभी लोगों को है पता है कि 15 अभाज्य संख्या होता है 1 से 50 तक में,
और उनमें आप देखेंगे जो एक है ना तो इसको हम भाज्य बोल सकते हैं ना ही अभाज्य बोल सकते हैं, ये इकाई अंक है, विषम में ऐड होता है। तो ये 15 और 1 16 अंक निकल जाएंगे। तो 1 से 50 तक भर में टोटल भाज्य संख्याएं अगर देखेंगे तो 1 से 50 तक भर में भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 34, 16 संख्याएं निकल जाएंगी। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कि 25 अभाज्य संख्या है और एक आपका भाज्य अभाज्य में ऐड नहीं होता है, तो टोटल 26 संख्या निकल जाएगा 100 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 74। तो टोटल 74 संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपकी 1 से 100 तक भर में भाज्य होती हैं। अब इसके आगे देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका गुणांक या उभयनिष्ठ गुणांक 1 होता है, वही सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सह-अभाज्य संख्याओं में ये क्लियर नहीं है, मतलब ये कन्फर्म है कि कभी भी सम विषम भाज्य अभाज्य से मतलब नहीं होता है, बस उनका मासा 1 होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिख दिया 4 और 5, तो ये दोनों आपका मिलाकर क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया है 8 लिख दिया है, 9 लिख दिया है और 10 लिख दिया है, तो ये तीनों का मिलाकर देखेंगे तो मासा आपका 1 आएगा, अर्थात उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए ये भी सह-अभाज्य है। उसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया 12 लिख दिया है, 13 लिख दिया है, 14 लिख दिया है, 15 लिख दिया है, तो इन चारों को देखेंगे तो हम कहेंगे क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। ट्विन प्राइम नंबर 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जैसे 11 और 13 आप देखेंगे तो दोनों अभाज्य भी हैं और 2 का अंतर भी है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 17 और 19 ले लेते हैं तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 41 और 43 ले लेते हैं तो ये भी आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या पता चला है कि 2 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब जैसे क्या है गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। तो गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का मतलब क्या होता है कि 2 ऐसी संख्याएं या भिन्न जिनका गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। जैसे कि हम देखेंगे 4/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 3/4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 1। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखना चाहें 3/5 लिखा है, अगर माइनस कर देते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -5/3, तो गुणा करने पर दोनों का गुणनफल 1 आएगा। उसी तरीके से अगर सिर्फ 5 लिखा हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 1। तो इसलिए हम कहेंगे इस तरीके से 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/3, अब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 1/5। इतना क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होती है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जिन 2 संख्याओं या भिन्नों का योगफल 0 हो जाए। जैसे अगर हमने लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। उसी तरीके से -2/3 लिखा है, इसका योज्य प्रतिलोम 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि जिन 2 संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 0 आ जाता है वही आपका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम संख्या होता है। 5 और -5 को जोड़ेंगे तो इनका योग 0 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का भी योगफल 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है कि ऐसी संख्या जो p/q, अर्थात हम कहेंगे कि अंश और अंश बटे हर, अर्थात नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर के रूप में लिखी होती हैं, उन्हीं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें जरूरी क्या होता है कि कभी भी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम
5/0 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि P और Q जो होने चाहिए वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात इंटीजर्स होने चाहिए, अन्यथा हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या में एग्जाम्पल्स क्या होता है, तो एग्जाम्पल्स ही इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे आप देखते हैं 5/7 लिखा हुआ है, 2 से ही 3/7 लिखा हुआ है, -5/9 लिखा हुआ है, 4/11 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0 भी लिख देते हैं, 22/7 भी लिख देते हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं करनी में 9/25 भी लिख देते हैं, या सिर्फ करनी में ऊपर मैंने 49 और नीचे 61 लिख दिया है, या हम आगे इसके लिख सकते हैं 0.5 लिख दिए हैं, 0.2 पे बार लगा दिए हैं, अर्थात पुनरावृत्ति कर सकते हैं, 0.27 इस पे बार लगा सकते हैं। इस तरीके से जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हीं को हमको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है, क्योंकि ये सब संख्याएं क्या हैं, P/Q के रूप में लिखी हैं या इनको लिखी जा सकती हैं। इतना कंफर्म हो गया है। आगे देखिए, अब देखते हैं किस स्थिति में परिमेय होता है। अगर कोई भी संख्या दशमलव में है तो कहेंगे हम कि दशमलव, आवर्त दशमलव, ये संख्याएं क्या होती हैं, सभी दशमलव और आवर्त दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई भी संख्या करनी में लिखा है तो उसका अगर पूरा वर्गमूल प्राप्त हो रहा है तो वो भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर किसी भी संख्या को हम करनी में लिख देते हैं और उसका पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। हम कहेंगे जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज जानेंगे कि दशमलव और आवर्त दशमलव के अलावा एक दशमलव संख्या और होती है जिसको हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। तो जितनी भी आसान दशमलव संख्या की कंडीशन में होती हैं वो सभी अपरिमेय में आती हैं। अर्थात अगर हमने पाई लिख दिया तो सभी चिन्ह क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। पाई आपका हो गया, या अनंत की जो इन्फिनिटी वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि अगर 5 के बटे में 0 लिखे हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 0/5 लिखे हैं तो ये परिमेय है, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है, तो इसीलिए 0 परिमेय है, लेकिन आपका जो इन्फिनिटी है, अनंत है, वो अपरिमेय संख्या है। अगर इसके अलावा हम लिखते हैं √3/2 और हमने लिख दिया करने में 7/5 और हमने लिख दिया करनी में 3/8, इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या हमने सिर्फ करनी अकेले में 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो ये सभी क्या संख्याएं होंगी, आपकी अपरिमेय होंगी। अर्थात हम कहेंगे चिन्ह लगा होगा, वो भी चिन्ह पाई है, आपका इन्फिनिटिव है, करनी रूट लगा हो, तो इस तरीके से जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं, और भी हम इसके आगे लिख सकते हैं कि 3, ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव भिन्न जो होती है वो कितनी होती है। एक होता है आपका शांत दशमलव, एक होता है आवर्त दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, किसी भी भिन्न में हम जब क्या करते हैं, दशमलव में चयन करते हैं तो दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद क्या होता है, पूर्णतः रुक जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है, तो वो शांत दशमलव होता है। अर्थात 0.75 लिखा हुआ है, 0.225 लिखा है, 0.7 लिखा है, इस तरीके से जो आपकी संख्याएं हैं ये सभी आपकी शांत दशमलव कहलाती है। उसी प्रकार हम देखेंगे आवर्त दशमलव संख्या क्या होती है। तो आवर्त दशमलव संख्या भिन्न क्या होती है, तो हम कहेंगे किसी भी संख्या या किसी भिन्न में हम जब भाग करते हैं तो जो भागफल होता है दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वो आपका आवर्त दशमलव पीरियडिक डेसिमल कहलाता है। तो हम कहेंगे इसे 0.7 पे बार लगा दिए, या इसी को हम 0.7 पे एक बिंदु लिख दिए, या हम इसी को 0.777 इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आवर्त दशमलव। या 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो, 2-3 पे बार लगा दिए, या हम 0.23 पे बिंदु लिख दिए, या हम 0.2323 लिख दिए, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपका आवर्त दशमलव होता है। आसान दशमलव का मतलब जो करनी में लिखी होती है संख्याएं, अर्थात दोनों रूपों में जो नहीं प्राप्त होती है वही आपकी आसान दशमलव कहलाती है संख्या।
क्योंकि इसमें भाग करने पर ना तो शांत होता है और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती चली जाती हैं। तो इस तरीके संख्याओं को हम आसान दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे √5 लिखा है, √7 लिखा है, √3 लिखा है, तो इस तरीके जो संख्याएं हैं उनको हम आसान दशमलव संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या है कि एक रामानुजन संख्या होती है, सभी लोगों को नहीं पता होगा। किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि वह लघुत्तम संख्या जिसमें दो घनों का योगफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, उसी को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। इसमें जैसे आपकी क्या है, रामानुजन संख्या क्या है, 1729 लिखा है। अगर इसको हम देखेंगे तो 10 का क्यूब कर देते हैं और 9 का क्यूब कर देते हैं, तो 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, तो 1729 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर देते हैं, तो दोनों का योगफल कितना रहा है, 1729। तो इस प्रकार संख्या को हम क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या। किसी भी संख्या के 3 मान होते हैं। जैसे निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान हमेशा किसी भी संख्या का धनात्मक होता है और इसे हम मॉड से व्यक्त करते हैं। अगर मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी होती है तो बाहर आने पर वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होती है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। अगर हमने -4 लिखा है तो ये 4 हो जाएगा। -3/2 लिखा है तो मॉड के बाहर जाने पर 3/2 हो जाएगा। अगर यही चीज हम 4/3 लिखे हैं प्लस में, तब भी आपका 4/3 रहेगा। अगर मॉड में हम सिर्फ 5 लिखे हैं तब भी इसका मान प्लस में 5 रहेगा। तो निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। अब स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान होता है हमेशा संख्या के दाहिनी तरफ से गिना जाता है। जैसे 4, 6, 9, 5, 7, तो इसका मतलब 7 का स्थानीय मान देखेंगे 7 ही होगा, 5 का स्थानीय मान 50 होगा, 9 का स्थानीय मान 900 होगा, 6 का स्थानीय मान 6000 होगा, उसी तरीके से 4 का स्थानीय मान 40000 होगा। और जातीय मान या नैज मान या निज मान या आंकिक मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या का जो अंक होता है वही उसका जातीय मान या नैज मान या आंकिक मान होता है। तो 4 का जातीय मान 4, 6 का जातीय मान 6, 9 का जातीय मान 9, 5 का जातीय मान 5 और 7 का जातीय मान 7। तो जातीय मान कभी नहीं बदलता और स्थानीय मान हमेशा बदलता रहता है। तो इसलिए आप सबों का ये संख्याओं का परिचय था। अब अगला वीडियो नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं उसे शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें और जो त्रुटियां हों कमेंट बॉक्स में डालें।